20 के नीचे कितने लोग शेयर करना चाहेंगे? 20 के नीचे, 20 के नीचे कितने लोग शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, उसको दो। 20 के नीचे, 20 के नीचे। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हम जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिल रहे हैं वो हम खरीद रहे हैं, इसीलिए हम अपना हक मानते थे कि अगर मैंने ख़रीदा है तो हम जैसे चाहे वैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। अब हमें जब पता चला कि वो नेचुरल रिसोर्स फ्री गिफ्ट है नेचर की, हम सिर्फ मानव श्रम के लिए पे कर रहे हैं, तो अभी कुछ एक्सटेंड में कम होगा यूज़, और जैसे उसका यूज़ करना चाहिए वैसे करेंगे। एक्सप्लॉइट। गुड। और 20 के नीचे, 20 के नीचे, 20 के नीचे। रुक जाओ, तुम रुक जाओ। 20 के नीचे और कितने लोग 20 के नीचे वाले शेयर करना चाहते हैं? चलो भाई, इनको दो। मेरा नाम निसर्ग है, मैं गांधीनगर से हूँ। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है नेचर से और वो हमारे लिए फ्री है। सो मानव को समझने की ज़रूरत है कि उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। अगर वो समझ गया वो, तो उस हिसाब से वो चीज़ें एक्सप्लॉइट होना बंद हो जाएगी, और उसी उसी वजह से जो प्राइस हाइक है, जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रहा है, उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है उस चीज़ का। बहुत बढ़िया। और कोई 20 के नीचे, 20 के नीचे, 20 साल के नीचे वाले, पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं 20 के नीचे, 20 के नीचे। जिनकी उम्र 20 साल के नीचे है उनसे सुनना चाहता हूँ। हाँ जी, बहुत सारे बात कर रहे थे। हाँ, इसको दो, इसको पीछे। हाँ हाँ, क्या कुछ बोलने से ही बोलते हो? माइक दो भाई, बिना बोले। कुछ लोग बहुत सम्मानजनक हैं, बिना बोले नहीं बोलते। मतलब जैसे नेचर से हम जो निकालते हैं, बाकी जो एनिमल्स और वो होता है जो बाकी वापस लौटाते भी है, और हम ह्यूमन ये कैसे है जो लेते हैं पर उतना सामने हम उन्हें लौटाते नहीं है, तो जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो हमें पहले तय करना होगा कि हमें चाहिए क्या, और उस हिसाब से हमें उसका यूज़ करना होगा। माइक उधर दीजिए। सर, ये बात क्लियर हो गई कि हम वस्तुओं को खरीदते नहीं हैं, ना हमारी हैसियत है किसी चीज़ को रिप्लेस करने की। तो एक्सचेंज करने की हैसियत नहीं है। आउट ऑफ लव हमको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ मिल रही है, तो कभी भी हम कोई भी चीज़ का यूज़ करने जाते हैं तो शायद आज से पहले दिमाग के अंदर ये था कि इसके लिए तो मैं पे कर रहा हूँ, मैं एसी के लिए पे कर रहा हूँ तो चला के रखूँगा, इसलिए मैं वो इरिगेशन के लिए पे कर रहा हूँ इसलिए पूरा दिन पानी डालूंगा। तो अब शायद वो क्लियर हो रहा है कि मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं है, वो मुझे फ्री में एक तो मिल ही रहा है, तो ऊपर से उसका भाव तो है ही। और सर, एक तो दूसरा ये है कि इसका उपयोगिता सर जीवन में जब देखते हैं हम कि हमारा डेली लाइफ के अंदर ये इसका कि हम वस्तुओं को खरीदते नहीं हैं, इसका डेली लाइफ के अंदर और सीधा मीनिंग से थोड़ा स्पष्ट करेंगे? ये तो समझ में आ गया कि मैं पे नहीं कर रहा हूँ, बट उसका ज़्यादा स्पष्ट। हाँ जी, सभी के लिए मंच खुला है। मानव, आप आगे दीजिए। कितने लोगों को लगता है बात ठीक से पहुंची? पहुंची तो सही। चलो, हाँ जी। मेरा नाम है देवचंद पटेल। साहब, आपने जिस तरह से समझाया तो मेरे भीतर तो पानी के घूंट की तरह उतरा, और इस तरह से उतरा कि आदरणीय पूजनीय श्री नागराज जी जो एक बात टोटल मार के जो कह रहे हैं कि आज इस हाल में मेरा जो अस्तित्व है वही सह अस्तित्व है
जैसे मेरा अस्तित्व ऐसे आप सबका अस्तित्व और समष्टि का अस्तित्व। तो मैं किसी को भी अलग जानकर और मेरा मैं यानी कि अहंकार बड़ा होकर जी रहा हूँ या कोई भी जो जी रहा है वो इस हिसाब से प्रकृति को या तो खुद को नुकसान कर रहे हैं अनजाने में, देह के जिंदा रहने के शरीर के धरातल पर। इस सृष्टि में पूरी कायनात में सबसे बड़ा जो कोई रोल है तो धरती का है और उसके बाद में है तो नारी का है। नारी का माँ के स्वरूप में है जो कि निःशुल्क बेशर्त और प्रेम का अद्भुत नमूना है। और हम लोगों ने यानी कि व्यापारीकरण करके प्यार को व्यापार में बदल दिया है। इस क्षति को हमें ठीक से समझना होगा और फिर से प्यार बहाल करना होगा, ऐसा कुछ लगता है। सर हाँ जी। 3 चीज़ें समझ में आई सर कि जो भी वस्तु है हम खरीदते हैं और उसका जो हम मूल्य देते हैं वो उसका मूल्य नहीं है, वो मानव श्रम का मूल्य है। एक दूसरी बात, वो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो मदर नेचर ने आउट ऑफ लव ऑलरेडी एम्पल इसमें या लिमिटेड इसमें उपलब्ध करके रखी है हमारे लिए। और अगर ऐसा है जिसमें से हम कुछ नहीं बना सकते, हम कुछ बना नहीं हम सकते, पानी की एक बूंद नहीं बना सकते, 1 ग्राम लोहा नहीं बना सकते, तो हम कोई Minerals चीज नहीं, fossil minerals fuels नहीं, नहीं, fossil कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बना सकते। तो उस पे से ऐसा लगता है कि फिर हम सब ने अपनी अपनी ज़रूरतें कम कर देनी चाहिए। मतलब मैं करूँगा 4 शर्ट की जगह 2 शर्ट रखनी चाहिए। मतलब मैं अपनी नीड्स हाँ, कम करूँगा, ये ये मुझे समझ में इसका आया। सीधा इतना ही मतलब है कि हम ज्यादा ऋणी होके मरना चाहेंगे कि कम ऋणी होके मरना चाहेंगे। और मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है सर कि अगर वो चीज़ें लिमिटेड है तो फिर वो लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए। फिर वो नहीं, चलो उसको अभी देख लेते हैं, अभी उस पर फाइनल नहीं पहुंचते। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि कम से कम अपनी हैसियत समझ में आ रही है। जो खरीदने के साथ अहंकार फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में आता है और जो मिसयूज करने का अधिकार फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में आता है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं और 2 रात अपने किसी दोस्त के यहाँ गुजारते हैं। आपको पता है कि यहाँ मैं रहने का पैसा नहीं दे सकता, तो आप वहाँ उस घर और उस घर की चीज़ों को आप कैसा यूज़ करते हैं? आप उस घर के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारी वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो, किसी सामान का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि हम ये मेहमान हैं, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा है, आउट ऑफ लव उपलब्ध करा रहा है और हमको वापस उसको कुछ नहीं लौटा सकते। इसलिए हम बहुत कृतज्ञ भाव से उस सामान को यूज़ करते हैं। तो अब यदि मैं 1 लीटर पेट्रोल लेने जाऊंगा पेट्रोल पंप पे, या मैं एक शर्ट खरीदने जाऊंगा एक दुकान पे, तो मेरा भाव कैसा होगा? अब मेरा भाव कैसा होगा? देखो सिंपल सी बात है, एक दोस्त हमारा हमको गिफ्ट देता है एक शर्ट, है ना, या जो भी हमको प्यार करता है, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, जब कोई चीज़ हमको गिफ्ट में मिलती है और उस आदमी को हम बहुत प्यार करते हैं, तो वो चीज़ हमको कैसी लगती है? वो वस्तु ही नहीं रह जाती। जब भी उस वस्तु की याद आती है या मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसके साथ उस व्यक्ति का भाव जुड़ा रहता है। ये हम होते हुए देखते हैं। अभी हम बहुत क्या बोलना चाहिए, ड्राई हो गए हैं। अब यदि मैं एक शर्ट खरीदूंगा तो पैसे तो अब भी उतना ही दूंगा, लेकिन वो शर्ट किस भाव के साथ आएगी, वो साधन किस भाव के साथ आएगा, है ना? मैं खरीदने से पहले सोचूंगा भी मुझे उसकी जरूरत कितनी है। हाँ हाँ, इस भाव जरूर से खरीदूंगा कि अभी लेनी है नहीं लेनी है, इसकी क्या हाँ, उपयोगिता है, बिल्कुल। और समझ के खरीदूंगा। अभी नहीं उपयोगिता है तो मैं नहीं खरीदूंगा, और खरीदूंगा भी तो बहुत कृतज्ञता के भाव से कृतज्ञ के भाव से कि मैं इसमें लौटा कुछ नहीं रहा हूँ, है ना? तो आदमी में इतनी सेंसिटिविटी आ जाएगी, तो बताइए क्या फिर हाथ धोने के लिए सचिन तेंदुलकर का ऐड करना पड़ेगा? अभी सरकारी स्कूलों में हम सारे टीचर और प्रिंसिपल और सब मिलके
हाथ धोना बच्चों को नहीं सिखा पा रहे, उसके लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे, उसके लिए सचिन तेंदुलकर हाथ धो के बताएगा, अमिताभ बच्चन हाथ धो के बताएगा, है ना? कोई अविश्वास अपने पे आएगा कि नहीं आएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं? इसका दुरुपयोग मत करो, उसका दुरुपयोग मत करो, ये खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, लूट जाओगे, तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध पानी पे होगा। ये सब डराने की जरूरत नहीं है। सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। एक बार संबंध पहचान में आ जाए, एक बार संबंध पहचान में आ जाए तो मैं शोषण कर नहीं सकता। और जब तक संबंध पहचान में आया नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे को पता नहीं है। तो दोस्तों, नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है, केवल संबंध समझ में आने की जरूरत है। तो मानव एकमात्र ऐसी चीज है जिसको अपना मानव होना समझ में आ जाए तो दूसरे का मानव होना समझ में आ जाए, अपने मानव होने का रूट समझ में आ जाए तो नेचर के साथ अपना संबंध समझ में आ जाए। एक बार मानव और नेचर के साथ में संबंध समझ में आया तो सब कुछ को यूज करते समय उसके लिए प्यार आता है, सब कुछ को यूज करते समय। सर एक डाउट है कि हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो बड़े मॉल में जो चीज़ मिलती है उसका टैग लगा होता है 2000-3000, जबकि हमें पता है कि ये चीज़ जो हम सिटी के स्ट्रीट में जाएंगे तो उससे आने पौने दाम में मिलती है, मतलब 25% का वहाँ जो है वो 200% ले रहा है। तो वहाँ भाव करना चाहिए, भाव मोल करना बुरी बात है कि अच्छी बात है? मुझे कहाँ? थोड़ा- मॉल में? मॉल में मॉल में आपका भाव करने का कॉन्फिडेंस कहाँ है? भाव तो आप सब्जी वाले के साथ करते हो, मॉल में जाके तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हुआ रहता है। हम सब भीतर से राक्षस हैं। सब्जी वाले को दबाएंगे, रिक्शे वाले को दबाएंगे, वो फिल्म देखने जाते हैं तो वो पानी की बोतल नहीं ले जाने देता है ना? वो पॉपकॉर्न जो है 100 रुपए में देता है? वहाँ अपना आप एक टिफिन नहीं, आप कोई खाने की चीज़ नहीं ले जा सकते, और पानी की बोतल वो 50 रुपए में देता है ना? 2 घंटे बेवकूफ़ी दिखाने का वो 500 रुपए लेता है। अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपने अहंकार की कीमत चुका के आते हैं। अब बजाओ ताली। और क्या? हमारे एक अंकल हैं, दिल्ली पुलिस में थे, हम लोग बच्चे हुआ करते थे। एक दिन वो रिक्शे से घर आए, पुराने ज़माने की, मतलब 25 साल तो शादी को ही हो गए, 27 साल और पीछे 15 साल कर दो, तो उस समय वो 50 पैसे भी रिक्शे वाला 1.5 रुपये लेगा कि 2.5 रुपये लेगा, ऐसा सब भी चलता था। तो 50 पैसे के ऊपर वो रिक्शे वाले को बोलते थे, जानता नहीं है मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। अरे मैं गया रहा, मैं उस समय छोटा बच्चा ही था, पर मैं देख के उसको परेशान हो रहा था कि ये इसको क्यों बता रहा है यार। और मैंने दूसरी घटना भी देखी। अभी बहुत कम मौका होता है कि रिक्शे में बैठने का मौका मिलता है, कभी कभी कोई ऐसी ज़रूरत साल में एक आध बार पड़ती है। तो एक बार मैं एक रिक्शे में बैठा, रायपुर में। रिक्शे में बैठते हैं तो उससे बात करना शुरू कर देते हैं, कहाँ से हो, कितना पैसा कमा लेते हो। मेरे को ये समझने में बड़ा शौक रहता है कि आदमी घर कैसे चलाता है, कम पैसे में घर कैसे चलाता है। तो कम पैसे में घर कैसे चलाता है, रिक्शे वाले से समझो। तो बताएगा कि कुल मिला के इतना कमाता हूँ, रिक्शा अपनी है कि किराए की है, घर अपना है कि किराए का है, किराया कितना देते हो, फिर बच्चों कैसे पढ़ाते हो। कहीं भी यदि रिक्शे वाले के पास बैठूँ तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमारा रास्ता कट जाता है। तो फिर वो मेरे से भी पूछ लिया, आप क्या करते हो। और जब उतरने लगा, 15 रुपये उसका बनता था, जब उतरने लगा तो बोलता है, बाबूजी इतना बढ़िया काम कर रहे हो, मेरा भी तो कोई योगदान होना चाहिए, पैसा नहीं लूँगा।
मतलब लगभग वो जगह 4 किलोमीटर प्लस माइनस होगी और उसका हो सकता है 15-20 रुपया बनता होगा। तो इस थोड़ी देर की चर्चा में उतरते समय वो आदमी कहता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसमें मेरा भी तो कोई योगदान होना चाहिए, आपसे पैसा नहीं लूँगा। ले मैं यार ये तो हद ही हो गई, ऐसा तो अपन इमेजिन नहीं करते कि रिक्शे वाला इस तरह से बात करेगा। तो कितना गरीब आदमी कितना अमीर निकल सकता है और कितना अमीर आदमी कितना गरीब निकल सकता है, दोनों का कोई सीमा नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बढ़िया, तो अपनी मानसिक गरीबी से मुक्त हुआ जाए। रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां आपको पैसे से नहीं मिलती है, कंपनी आपका स्टेटस देखती है, आप इसके लायक हो कि नहीं हो ये कंपनी तय करती है ना। महाराजा पटियाला की कहानी है, पटियाला सुने, पंजाब में। तो महाराजा पटियाला की गाड़ी है कि उस समय उसने गाड़ी मांगी और अंग्रेज ही उस गाड़ी को यूज करते थे, तो महाराजा पटियाला को कंपनी ने देने से मना कर दिया। तो बड़ा अपमानित हुआ वो। उसने भी किसी तरह से 7 गाड़ियां मंगवाई, किसी और जुगाड़ से जो भी किया होगा, सबको ऊपर से कटवाया और शहर का कचरा उससे ढोया। है क्या डस्टबिन बना के, उन सारी गाड़ियों को उसने डस्टबिन बना के यूज किया। बोले तुम्हारी कंपनी की औकात ये सब घटनाएं इतिहास में घटी हैं। इसका मतलब है कि लोग हमारे सम्मान को और हमारी पहचान को किस तरह से मिसयूज करते हैं कि तुम किस चीज के लायक हो ये हम तय करेंगे। इसी तरह से किसी ब्रांडेड चीज को पहनकर मैं अपनी पहचान सोचता हूं, ये कितनी बड़ी मेरी मानसिक गरीबी है। कोई ब्रांडेड चीज मेरी पहचान का आधार होगी, इसका मतलब मैं इतना अकल से पैदल हूं, मैं इतना सम्मान से पैदल हूं, कोई कंपनी मेरी पहचान होगी, इसका मतलब मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मेरा अपना कोई सम्मान नहीं। ये आदमी के लिए अपमानजनक है कि कोई वस्तु उसके सम्मान का कारण बने। पच नहीं रहा आपको? हेलो, सोच के देखिए, सच्चाई तो ऐसी ही है। हाँ जी। इससे पता चला कि हम इसका मूल्य देने की हमारी हैसियत नहीं है। हाँ, तो इसलिए विनम्रता से रहो, सर झुका के रहो। हाँ, तो उससे ये मूल्य हम उसका मूल्य जब बन जाता है, समझ नहीं होता है तब। हाँ। तो मुझे एक सोसाइटी हमारे आजू बाजू में है, तो अभी वो मुझे ध्यान में आया कि उसने सोसाइटी में पानी यूज़ करने का मूल्य बना दिया है कि भाई जितना पानी यूज़ करो उतना पैसा दो, मीटर लगा दिया है। तो उससे सबसे बड़ी खतरनाक बात ये हुई कि उनके सोसाइटी में जाओ तो एक भी पौधा नहीं मिलता। तो बहुत, मैं अभी गई, मैं आपकी सोसाइटी में एक पौधा नहीं है। अरे वर्षा बहन के यहाँ पानी का पैसा लगता है, पौधे को कौन पिलाए? तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये मुझे बहुत अभी दिखाई दिया। बढ़िया। भैया एक चीज समझ में आप लोग आई। मेरे से नाराज तो नहीं होते हो? देखो, नाराज होगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूंगा, है ना, पर बात तो ऐसे ही। हाँ जी, यहाँ हाँ बोलिए। एक चीज ये समझ में आई हाँ। कि पर्यावरण में जो चीज उपलब्ध है, हाँ। फ्री में उपलब्ध है, उसको बहुत सहजता से उपयोग किया जाए, वेस्ट ना किया जाए। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पूरी रात भर बल्ब चालू रहे, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, पेपर हो, हाँ। या कुछ भी हो। जो छोटी छोटी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, जो मैं कर सकती हूँ आज से ही, नल ना खुला छोड़ूं, खाना ना वेस्ट करूँ, लाइट ना वेस्ट करूँ, पेड़ ना काटूं, काटो, 5 उगाओ। काटो, 100 लगा दो, उगाओ। क्या दिक्कत है?
भाई एक आदमी, एवरेज बोलते हैं, एक आदमी ज़िंदगी भर में 4 पेड़ का फर्नीचर यूज़ करता है, तो यार 50 लगा दो, क्या दिक्कत है, खूब काटो, लगा दो। तो इतना भी क्या गरीबी में जीने की ज़रूरत है, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया, तो ये ठीक लग रहा है, खुश होकर ताली बजा सकते हो? तो जब हम एवी किड्स की बात कर रहे हैं, अभिभावक विद्यालय किड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसा जीते होंगे। अभिभावकों का जीना ही बच्चे के लिए कंटेंट है, पेरेंट्स का, उसके मोहल्ले के लोगों का जीना उसके लिए सबसे बड़ा स्कूल है। एक आचरण सहित जीता हुआ मानव दिखाई दे जाए, एक आचरण सहित जीते हुए लोग दिखाई दे जाएं, ये उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी लर्निंग है। आप बच्चे को हाथ में किताब दे देते हो, वो जिंदगी पढ़ना चाहता है, वो जिंदगी देखना चाहता है, किताब पढ़ने में उसको रुचि नहीं है, वो सीधा सीधा आदमी को पढ़ना चाहता है, वो जिंदगी को समझना चाहता है। तो जिंदगी हमारे पास जीने में होगी, बात करने से थोड़ी होगा। बढ़िया, आगे चलें। तो एक क्लैरिटी हमारी बन गई। एक तो ये समझ में आ गया कि जिस तरह से आदमी खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, आदमी आदमी के साथ सम्मान से, विश्वास से जीने की चीज़ है, उस तरह से वस्तुएं भी संग्रह और शोषण का माध्यम नहीं है, वो भी मानव की सेवा की चीज़। इसलिए व्यापार को सेवा ही कहा गया, वो सेवा है। तो इस रूप में देखा तो पता चला, अब हमको ये पता चला अब हम ये बात कर सकते हैं। तो अब देखें तो मानव की भौतिक आवश्यकता के रूप में, शरीर की आवश्यकता के रूप में रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, कार, एटसेट्रा। यदि मन की आवश्यकता देखें तो विश्वास, यदि मन की आवश्यकता को देखें तो विश्वास, सम्मान, संतोष, सुख, शांति, ये 2 तरह की चीजें हैं जो कि हमने आवश्यकताओं के रूप में पहचानी। तो भौतिक चीजें शरीर के लिए हैं, भाव मन के लिए है। अब हम दूसरी चीज को एड्रेस करने जा रहे हैं, जहाँ की हम ये एड्रेस करना चाहते हैं कि ये आवश्यकता, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, और ये लगातार फैलता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले रोटी की आवश्यकता की चर्चा करते हैं। रोटी की आवश्यकता हमको निश्चित नज़र आती है कि अनिश्चित नज़र आती है? निश्चित है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कपड़ा, मकान, साड़ी, गाड़ी, मोबाइल, कार की तरफ जाते हैं, अब आवश्यकताएं सीमित लगती हैं या असीमित होने लगती हैं? अब सीमित लगती हैं कि असीमित होने लगती हैं? जोर से बोलो। अब ये असीमित होने लगती हैं। प्रश्न ये है कि जब रोटी की बात करते हैं तो ये सीमित नज़र आती हैं, कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी की बात करते हैं तो ये असीमित नज़र आती है, जबकि दोनों भौतिक वस्तुएं हैं। रोटी भी भौतिक वस्तु है, गाड़ी, साड़ी, मोबाइल भी भौतिक वस्तु है। फिर ऐसा क्यों है? रोटी के मामले में ये निश्चित नज़र आती है, बाकी के मामले में ये अनिश्चित होने लगती है, असीमित होने लगती है। इसके पीछे क्या कारण है?
हाँ जी, माइक से बोले, माइक। एक आदमी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा नहीं पाएगा, अच्छा, लेकिन लेकिन ये सब- एक बार में एक पैंट शर्ट ही पहन रहे, दो पहन के आ गया तो लेकिन क्या वो होगा? 10 बार बदल सकता है दिन 10 में। बार बदल सकता है। लेकिन इसमें खाने में वो ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 वैरायटी बार में- क्यों 10 बार क्यों बदलेगा कोई? वो बाहर की दुनिया ऐसी है। कैसी ना? है? नहीं, दिखावे के लिए दिखावे से क्या हो जाता है? कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं वो नहीं, क्यों करता है वो ऐसा? आखिर में तो सुख के लिए ही करता है। मैंने ऐसा कहाँ बोला? नहीं, आखिर में वो सुख के लिए ही करता है, छोड़ो उसे ऐसा यार, लगता है। दीदी को सुन लेते, बेन को दो। मेरा एक सवाल था कि अभी आपने बोला कि कपड़ा, मकान, गाड़ी वो असीमित है, होने लगता है। हाँ, लेकिन अभी रोटी भी असीमित है, क्योंकि रोटी में भी अभी वैरायटी आ गई है, सबकी पसंद अलग है, सबकी चॉइस अलग है। कोई मैक्सिकन खाना चाहता है, कोई इटालियन खाना चाहता है, कोई इटालियन चाइनीज। खाए या मैक्सिकन खाए, चार ही खाएगा ना। हाँ, वो अलग बात है। और अभी कपड़े कपड़े का मामला, जैसे मैं जब अधिकांश शिविरों में पूछता हूँ भी, एक साल में आप लोग कितने नए कपड़े खरीदते हो? पुरुष लोग बताएं, एक साल में नए कपड़े कितने खरीदते हैं? पुरुष लोग हाथ उठाएं। 4 4 4 4 5, है ना? अब बहनों से पूछूं कि नहीं पूछूं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कपड़ों को भी आंसू आते होते तो ट्रंक से, अलमारियों से आंसू ही आंसू निकलते। मेरा नंबर कब आएगा? है? आओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ बहनों से, संख्या तो मेरे तो आज तक किसी ने नहीं बताई। अब तो मैंने शिविर गिनना बंद कर दिया है, 250 के बाद गिनना बंद कर दिया था, कई साल हो गए। मैंने हो सकता है 300, 350 ये 7 दिन के शिविर लीड किए हैं, है ना? 7 दिन, 8 दिन। अब आजकल 8 दिन करता हूँ, पहले 7 दिन करता था। आज तक एक भी शिविर में महिलाओं ने इजाज़त ही नहीं दी कि हमारे कपड़ों के बारे कोई बात करो। और आज तक पुरुषों से पूछा है तो हमेशा उन्होंने बताया है 3 और 4, हमेशा। लेकिन फिर भी अब ये बताइए कि रोटी की चर्चा करते हैं तो आवश्यकताएं निश्चित नजर आती हैं, गाड़ी, साड़ी और मोबाइल की तरफ जाते हैं तो आवश्यकताएं अनिश्चित नजर आती हैं। ऐसा क्यों है? हाँ जी, बिटिया को दो आगे। 20 के नीचे वालों की पहले सुनते। अब आपका तो जो होना था हो गया। रोटी में कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता है कि हाँ। मेरे पास ये ब्रांड की रोटी है कि ये ये धारदार बोलते हैं, ऐसा good। कुछ है। हाँ। और कपड़े में अलग वैरायटीज होती है, एक अलग बहुत सारा होता है, ये ब्रांड का है। मकान में भी ये मेरा 3 BHK, ये बंगला है, वो बंगला है। रोटी सबकी मतलब सबके लिए सेम ही होती है, उसमें ब्रांड ऐसा कुछ ये नहीं। स्टेटस सिंबल क्या होता है? स्टेटस सिंबल यानी बड़े लोग अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो वो स्टेटस होता है कि मेरे पास ये एडिडास का बैग है या आओ। ऐसा कुछ एक शूज़ कहानी है। भी है, एक आदमी ने पहली बार एडिडास का शूज खरीदा। अब वो चला गया पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने के लिए। बोले कुछ भी कर, जूता जरूर आना चाहिए। बोले सर, फोटो पासपोर्ट का मतलब होता है इतना। बोले मैं नहीं जानता, पैसा दूंगा नहीं, जूता नहीं आया तो। बोले सर फिर एक ही तरीका है, सर पे रख लो। तो हम सब बहुत सारी कंपनियां अपने सर पे रख के चल रहे हैं। जूता पैर में ही अच्छा लगता है,
हम सब जूते सर पे रख के चल रहे हैं। किसी भारी मानसिक गरीबी के शिकार हैं। ये इस बात की सूचना है कि मेरा सम्मान मेरे पास नहीं है, मेरी पहचान मेरे पास नहीं है। कभी मैं उसको किसी कार से भरने की कोशिश करता हूँ, कभी किसी ब्रांड से भरने की कोशिश करता हूँ। मेरी मानसिक गरीबी को मैं अलग अलग तरह से व्यक्त करता हूँ। ये भरने के सारे प्रयासों के बावजूद इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। तो इससे एक क्लैरिटी हमारी बन गई कि ये स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल क्या चीज़ है? सम्मान के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो मैं 2 लाइनें लिख देता हूँ, फिर ब्रेक के लिए चलते हैं। तो एक बात समझ में आई कि सारी जिंदगी मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूँ। कितने प्रतिशत लोग सामान से सम्मान की तलाश में हैं? है? तो इनका ऊपर वाला माला खाली है कि नहीं है? है? तो इन सब का ऊपर वाला माला खाली है ना? तो सामान से सम्मान की तलाश में है। अब देखिए, सम्मान की चाहत कैसी है? सीमित या असीमित? असीमित मतलब निरंतर। तो सम्मान की चाहत असीम है और वो सामान से मिलना है, इसलिए सामान की चाहत असीम है। ये लोचा समझ में आया। मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूं। सम्मान की चाहत निरंतर है, असीम है, और वो सामान से मिलता है, इसलिए कितना सामान मेरी जरूरत बन गया? सामान की निरंतरता, सारे ब्रांड है ना, जो भी कुछ मैक्सिमम हो सकता है वो सब मेरी कल्पना में स्वीकार हो जाता है। दूसरी तरफ इन सारी, देखिए वो प्रॉब्लम रोटी के साथ भी आती है, क्योंकि यहाँ मुझको नहीं पता किस तरह का कल्चर है। जब हमारे नॉर्थ में या मध्य भारत में भी देखता हूँ, जब हम शादियाँ करते हैं तो शादी में आदमी ऐसा खाना देता है। आजकल ये शादी में खाने वाला पार्ट भी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि उसमें जिस तरह का खाना और जिस तरह के बर्तन में दिया जाएगा और जिस तरह से दिया जाएगा, है ना, उस पे आप एक शादी में 1 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं, केवल खाने के ऊपर। इसका मतलब है जब रोटी के साथ भी सम्मान जुड़ जाता है, हमने ऐसा खाना दिया जो आज तक शहर में किसी ने नहीं दिया। कुछ कहना चाहते? माइक। हेलो। दुनिया का सबसे बड़ा जो ये शादी का बजट है, मैं 2012 तक मैं उसमें सर्वे करता था, तो मेरे ख्याल से अभी तक में दुनिया का सबसे बड़ा बजट मोर देन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सिर्फ शादी में खर्च हिंदुस्तान में ही होता है। मेरी जानकारी में था, इसलिए मैं आपको दी। जी धन्यवाद। तो एक लोचा समझ में आया, अब दूसरा लोचा भी साथ साथ पूरा कर लें। तो शरीर के साथ जो भी संसार है सारा, इस संसार का नाम सुविधा है। सुविधा है। एक तो सुविधा को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे सुविधा को हम क्या, सुविधा में क्या क्या आ जाता है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, शब्द गुजराती में चलता है। आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, और क्या बोलते हैं, रहने की सुविधा, और जन सुविधाएं, और
क्लास, उसकी सब सुविधा आ गया, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, है ना। मैं जिस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, तो बेसिकली शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा में आ जाता है। शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा में आ जाता है, इसलिए प्रजनन क्रिया भी सुविधा का भाग है। तो पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें, ये सारा ही सुविधा का संसार है। तो शरीर का सारा संसार सुविधा का संसार है। गुजरात का गांव हो, सूरत हो, लंदन हो, अमेरिका हो, सुबह से लेके सारे लोग क्या काम में लगे हैं? सुविधा में लगे हैं। तो सुख का क्या होगा? सुख शांति का क्या होगा? क्या मान के चल रहे? क्या मान के चल रहे? क्या मान के चल रहे? सुविधा होने से सुख हो जाएगा। ये दूसरा लोचा। ये दूसरा लोचा। सुख शांति हम कितना चाहते हैं? सुख हम कितना चाहते हैं? असीम। और वो किससे चाहते हैं? वो सुविधा से चाहते हैं, शरीर से चाहते हैं, इसलिए ये भी असीम। कितने प्रतिशत लोग इस संसार में सामान से सम्मान की तलाश में और सुविधा से सुख की तलाश में जीते हैं? कितने प्रतिशत? 99। देखो क्या जोर से बोलता, तुमको कैसे पता? इतने बोला? अच्छा, बताइए क्या करें? उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? इतनी उल्टी पुल्टी लाइफ जी के भी हम लोग हंस लेते हैं, खुश रह लेते हैं। तो लोचा समझ में आ गया? तो लोचा ये समझ में आ गया। घूम फिर के कहानी उतनी ही है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम जिंदा रहने को ही जीना मान के चल रहे हैं। हम सामान को सम्मान मान रहे हैं। देखो क्या अद्भुत बात है। हम सुविधा को सुख मान रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग? ऑलमोस्ट ऑल। तो आप कल्पना कीजिए कि हमको इतने हजार साल में ये भी समझ में नहीं आया कि यार खाना खाने से मेरे विचारों के कन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो रहे हैं। कितना भी पैसा हो जाने से पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं। कितना भी बड़ा पद और पैसा आने से भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, यदि हमारे पास जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितनी भी मेहनत करें, क्या मंजिल तक पहुंचेंगे? यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितनी भी मेहनत करें तो क्या जिंदगी में पहुंचेंगे, जिंदगी तक पहुंचेंगे? इसलिए बहुत इस्टेब्लिश्ड सेंटेंसेस हैं, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये बहुत स्थापित सेंटेंस है। ये बेवकूफ़ी कहाँ हो गई? यदि सामान से सम्मान की तलाश में करेंगे तो जीवन संघर्ष होगा कि नहीं होगा? सुख दुख साथ साथ होगा कि नहीं होगा? कभी अच्छा लग जाए, कभी नहीं लगेगा। यदि सुविधा से सुख की तलाश है तो क्या हम संबंध में पवित्रता से जी पाएंगे? हमारी कल्पना में दूसरा आएगा ही, फिर एक से तृप्ति होने वाली नहीं है।
तो इस धरती पे सारे अपराध की जड़, सारी समस्याओं की जड़ केवल और केवल जिंदा रहने के धरातल को जीना मानना, सामान से सम्मान की तलाश करना और सुविधा से सुख की तलाश करना, जो कि असंभव है। तो समझना आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मेरा मन होगा तो समझ लूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं समझूंगा। सुखपूर्वक जीने के लिए, अपने पारिवारिक संबंधों में ठीक से जीने के लिए, अपने बच्चों को जिंदगी देने के लिए समझना आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है। ये ऑप्शनल नहीं है। हाँ, ऑप्शनल इतना ही है कि दुखी रहने के लिए आपकी चॉइस है। आप जिंदगी में आने वाले दुखों को सहन कर सकें, इसके लिए शुभकामनाएं। इतना ही कहा जा सकता है ना? तो अब ये स्थिति नहीं है कि हमारे लिए ऑप्शनल है। मैं इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं, ये ऑप्शनल है। मैं खेती करूं कि नहीं करूं, ये ऑप्शनल है। मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं, ये ऑप्शनल है। आज दोपहर में खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, ये ऑप्शनल है। मैं समझूं कि नहीं समझूं, ये ऐसे ही है कि मैं दुखी रहना चाहता हूं। दुखी रहना चाहता हूं, ये आदमी बोल नहीं सकता, ये उसकी हैसियत के बाहर है। तो मैं जैसा हूं उससे बेहतर होना चाहता हूं, है ना? मैं जैसा हूं, सूत्र है, मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। और यदि ये मेरी कामना आगे आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है तो मैं जिंदगी में निराश होता हूं। तो दोस्तों, इतनी क्लैरिटी के साथ जिंदगी को कहा जा सकता है और उसको प्रैक्टिकली अप्रोच किया जा सकता है। और ये भारत में ही कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी कोने में कहा जा सकता है। ये भारत में ही कहा जा सकता है, ये भारतीयों के लिए कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी धरती पे कहीं भी आदमी होगा तो ऐसा ही होगा। हर जगह आदमी इतना ही होगा। तो ये समझ में आने से, ये स्वीकार होने से जो अपने भीतर एक विश्वास बुलंद होता है, एक जो जीने की समझ, और जीने की समझ के लिए जो मैं इसको पालूंगा, मैं इसको जी लूंगा, ये जो विश्वास बुलंद होता है, तो पहली बार पता चला परिवार के साथ साथ चलने के लिए कोई कार्यक्रम निकल के आया। अभी हम परिवार में कैरियर बना रहे हैं और कैरियर बनाने के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं। हम मिलके जिंदगी इवॉल्व करते हैं, हम साथ साथ जीते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई टॉपिक भी नहीं, हमारे पास साथ साथ मिलके खाना खाना है, कोई भोग करना है, जीने की जगह हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि जीने का कोई कंटेंट भी नहीं है। बढ़िया, ठीक हो गया? तो ये क्लैरिटी हमारी बन गई है ना। शुरू से बात उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से देख के हमारी क्लैरिटी बनती जा रही है, और फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसको आगे चलेंगे। तो खूब धन्यवाद। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 3 बजे। नमस्कार, थैंक यू। जे भाइयों ना ऐसी खराब करना चाहिए। भाव मोल करना बुरी बात है कि अच्छी बात है? मुझे कहाँ? मॉल में? मॉल में? मॉल में आपका भाव करने का कॉन्फिडेंस कहाँ है? भाव तो आप सब्जी वाले के साथ करते हो। मॉल में जाके तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हुआ रहता है। हम सब भीतर से राक्षस हैं। सब्जी वाले को दबाएंगे, रिक्शे वाले को दबाएंगे। वो फिल्म देखने जाते हैं तो पानी की बोतल नहीं ले जाने देता है ना? वो पॉपकॉर्न जो है 100 रुपए में देता है? वहाँ अपना आप एक टिफिन नहीं, आप कोई खाने की चीज़ नहीं ले जा सकते। और पानी की बोतल वो 50 रुपए में देता है ना? 2 घंटे बेवकूफ़ी दिखाने का वो 500 रुपए लेता है। अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपने अहंकार की कीमत चुका के आते हैं। अब बजाओ ताली। और क्या? हमारे एक अंकल हैं, दिल्ली पुलिस में थे। हम लोग बच्चे हुआ करते थे। एक दिन वो रिक्शे से घर आए।
पुराने ज़माने की, मतलब 25 साल तो शादी को ही हो गए, 27 साल, और पीछे 15 साल कर दो, तो उस समय वो 50 पैसे भी रिक्शे वाला 1.5 रुपये लेगा कि 2.5 रुपये लेगा, ऐसा सब भी चलता था। तो 50 पैसे के ऊपर वो रिक्शे वाले को बोलते थे, जानता नहीं है मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। अरे मैं गया रहा, मैं उस समय छोटा बच्चा ही था, पर मैं देख के उसको परेशान हो रहा था कि ये इसको क्यों बता रहा है यार। और मैंने दूसरी घटना भी देखी। अभी बहुत कम मौका होता है कि रिक्शे में बैठने का मौका मिलता है, कभी कभी कोई ऐसी ज़रूरत साल में एक आध बार पड़ती है। तो एक बार मैं एक रिक्शे में बैठा, रायपुर में। रिक्शे में बैठते हैं तो उससे बात करना शुरू कर देते हैं, कहाँ से हो, कितना पैसा कमा लेते हो। मेरे को ये समझने में बड़ा शौक़ रहता है कि आदमी घर कैसे चलाता है, कम पैसे में घर कैसे चलाता है। तो कम पैसे में घर कैसे चलाता है, रिक्शे वाले से समझो तो बताएगा कि कुल मिला के इतना कमाता हूँ, रिक्शा अपनी है कि किराए की है, घर अपना है कि किराए का है, किराया कितना देते हो, फिर बच्चों कैसे पढ़ाते हो। कहीं भी यदि रिक्शे वाले के पास बैठूँ तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमारा रास्ता कट जाता है। तो फिर वो मेरे से भी पूछ लिया, आप क्या करते हो। और जब उतरने लगा, 15 रुपये उसका बनता था, जब उतरने लगा तो बोलता है, बाबूजी इतना बढ़िया काम कर रहे हो, मेरा भी तो कोई योगदान होना चाहिए, पैसा नहीं लूँगा। मतलब लगभग वो जगह 4 किलोमीटर प्लस माइनस होगी, और उसका हो सकता है 15-20 रुपया बनता होगा। तो इस थोड़ी देर की चर्चा में उतरते समय वो आदमी कहता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसमें मेरा भी तो कोई योगदान होना चाहिए, आपसे पैसा नहीं लूँगा। ले मैं, यार ये तो हद ही हो गई। ऐसा तो अपन इमेजिन नहीं करते कि रिक्शे वाला इस तरह से बात करेगा। तो कितना गरीब आदमी कितना अमीर निकल सकता है, और कितना अमीर आदमी कितना गरीब निकल सकता है, दोनों का कोई सीमा नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बढ़िया, तो अपनी मानसिक गरीबी से मुक्त हुआ जाए। रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां आपको पैसे से नहीं मिलती है, कंपनी आपका स्टेटस देखती है, आप इसके लायक हो कि नहीं हो ये कंपनी तय करती है ना। महाराजा पटियाला की कहानी है, पटियाला सुना, पंजाब में। तो महाराजा पटियाला की गाड़ी है कि उस समय उसने गाड़ी मांगी और अंग्रेजी उस गाड़ी को यूज करते थे, तो महाराजा पटियाला को कंपनी ने देने से मना कर दिया। तो बड़ा अपमानित हुआ वो। उसने भी किसी तरह से 7 गाड़ियां मंगवाई, किसी और जुगाड़ से, जो भी किया होगा, सबको ऊपर से कटवाया और शहर का कचरा उससे ढोया। है क्या, डस्टबिन बना, उन सारी गाड़ियों को उसने डस्टबिन बना के यूज किया। बोले तुम्हारी कंपनी की औकात ये। ये सब घटनाएं इतिहास में घटी हैं। इसका मतलब है कि लोग हमारे सम्मान को और हमारी पहचान को किस तरह से मिसयूज करते हैं कि तुम किस चीज के लायक हो ये हम तय करेंगे। इसी तरह से किसी ब्रांडेड चीज को पहनकर मैं अपनी पहचान सोचता हूं, ये कितनी बड़ी मेरी मानसिक गरीबी है। कोई ब्रांडेड चीज मेरी पहचान का आधार होगी, इसका मतलब मैं इतना अकल से पैदल हूं, मैं इतना सम्मान से पैदल हूं, कोई कंपनी मेरी पहचान होगी। इसका मतलब मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मेरा अपना कोई सम्मान नहीं। ये आदमी के लिए अपमानजनक है कि कोई वस्तु उसके सम्मान का कारण बने। पच नहीं रहा आपको? हेलो, सोच के देखिए, सच्चाई तो ऐसी ही है। हाँ जी।
इससे पता चला कि हम इसका मूल्य देने की हमारी हैसियत नहीं है। हाँ, तो- इसलिए विनम्रता से रहो, सर झुका के रहो। हाँ, तो उससे ये मूल्य हम उसका मूल्य जब बन जाता है, समझ नहीं होता है तब। हाँ। तो मुझे एक सोसाइटी हमारे आजू बाजू में है, तो अभी वो मुझे ध्यान में आया कि उसने सोसाइटी में पानी यूज़ करने का मूल्य बना दिया है कि भाई जितना पानी यूज़ करो उतना पैसा दो, मीटर लगा दिया है। तो उससे सबसे बड़ी खतरनाक बात ये हुई कि उनके सोसाइटी में जाओ तो एक भी पौधा नहीं मिलता। हाँ, तो बहुत, मैं अभी गई, मैं आपकी सोसाइटी में एक पौधा नहीं है। अरे वर्षा बहन के यहाँ पानी का पैसा लगता है, पौधे को कौन पिलाए? तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये मुझे बहुत अभी दिखाई दिया। बढ़िया। भैया एक चीज़ समझ में आप लोग आई। मेरे से नाराज तो नहीं होते हो? देखो, नाराज हो गए तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूंगा, है ना? पर बात तो ऐसे ही। हाँ जी, यहाँ हाँ बोलिए। एक चीज़ ये समझ में आई कि हाँ। पर्यावरण में जो चीज़ उपलब्ध है, हाँ। फ्री में उपलब्ध है, उसको बहुत सहजता से उपयोग किया जाए, वेस्ट ना किया जाए। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पूरी रात भर बल्ब चालू रहे, चाहे वो पानी हो, पेड़ हो, पेपर हो, हाँ। या कुछ भी हो। जो छोटी छोटी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, जो मैं कर सकती हूँ आज से ही, नल ना खुला छोड़ूं, खाना ना वेस्ट करूं, लाइट ना वेस्ट करूं, पेड़ ना काटूं, काटो, 5 उगाओ। काटो, 100 लगा दो, उगाओ। क्या दिक्कत है भाई? एक आदमी, एवरेज बोलते हैं, एक आदमी जिंदगी भर में 4 पेड़ का फर्नीचर यूज करता है। तो यार 50 लगा दो, क्या दिक्कत है? खूब काटो, लगा दो। तो इतना भी क्या गरीबी में जीने की जरूरत है? ऐसी बात है। बहुत बढ़िया। तो ये ठीक लग रहा है? खुश होकर ताली बजा सकते हो? तो जब हम एवी किड्स की बात कर रहे हैं, अभिभावक विद्यालय किड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसा जीते होंगे। अभिभावकों का जीना ही बच्चे के लिए कंटेंट है। पेरेंट्स का, उसके मोहल्ले के लोगों का जीना उसके लिए सबसे बड़ा स्कूल है। एक आचरण सहित जीता हुआ मानव दिखाई दे जाए, एक आचरण सहित जीते हुए लोग दिखाई दे जाएं, ये उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी लर्निंग है। आप बच्चे को हाथ में किताब दे देते हो, वो जिंदगी पढ़ना चाहता है, वो जिंदगी देखना चाहता है। किताब पढ़ने में उसको रुचि नहीं है, वो सीधा सीधा आदमी को पढ़ना चाहता है, वो जिंदगी को समझना चाहता है। तो जिंदगी हमारे पास जीने में होगी, बात करने से थोड़ी होगा। बढ़िया, आगे चलें। तो एक क्लैरिटी हमारी बन गई। एक तो ये समझ में आ गया कि जिस तरह से आदमी खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, आदमी आदमी के साथ सम्मान से, विश्वास से जीने की चीज़ है, उस तरह से वस्तुएं भी संग्रह और शोषण का माध्यम नहीं है, वो भी मानव की सेवा की चीज। इसलिए व्यापार को सेवा ही कहा गया, वो सेवा है। तो इस रूप में देखा तो पता चला, अब हमको ये पता चला अब हम ये बात कर सकते हैं। तो अब देखें तो मानव की भौतिक आवश्यकता के रूप में, शरीर की आवश्यकता के रूप में रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, कार, एटसेट्रा। यदि मन की आवश्यकता देखें तो विश्वास, यदि मन की आवश्यकता को देखें तो विश्वास, सम्मान, संतोष, सुख,
शांति, ये दो तरह की चीजें हैं जो कि हमने आवश्यकताओं के रूप में पहचानी। तो भौतिक चीजें शरीर के लिए हैं, भाव मन के लिए है। अब हम दूसरी चीज को एड्रेस करने जा रहे हैं, जहाँ की हम ये एड्रेस करना चाहते हैं कि ये आवश्यकता, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, और ये लगातार फैलता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले रोटी की आवश्यकता की चर्चा करते हैं। रोटी की आवश्यकता हमको निश्चित नजर आती है कि अनिश्चित नजर आती है? निश्चित है, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कपड़ा, मकान, साड़ी, गाड़ी, मोबाइल, कार की तरफ जाते हैं, अब आवश्यकताएं सीमित लगती हैं या असीमित होने लगती हैं? अब सीमित लगती हैं कि असीमित होने लगती हैं? जोर से बोलो। अब ये असीमित होने लगती हैं। प्रश्न ये है कि जब रोटी की बात करते हैं तो ये सीमित नजर आती हैं, कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी की बात करते हैं तो ये असीमित नजर आती है, जबकि दोनों भौतिक वस्तुएं हैं। रोटी भी भौतिक वस्तु है, गाड़ी, साड़ी, मोबाइल भी भौतिक वस्तु है। फिर ऐसा क्यों है? रोटी के मामले में ये निश्चित नजर आती है, बाकी के मामले में ये अनिश्चित होने लगती है, असीमित होने लगती है। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ जी, माइक से बोले। माइक। एक आदमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा नहीं पाएगा। अच्छा, लेकिन लेकिन ये सब- एक बार में एक पैंट शर्ट ही पहन रहे, दो पहन के आ गया तो लेकिन क्या वो होगा? 10 बार बदल सकता है दिन 10 में। बार बदल सकता है। लेकिन इसमें खाने में वो ज्यादा से ज्यादा तो 10 वैरायटी बार में- क्यों, 10 बार क्यों बदलेगा कोई? वो बाहर की दुनिया ऐसी है। कैसी ना? है? नहीं, दिखावे के लिए। दिखावे से क्या हो जाता है? कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, क्यों करता है वो ऐसा? आखिर में तो सुख के लिए ही करता है। मैंने ऐसा कहाँ बोला? नहीं, आखिर में वो सुख के लिए ही करता है। छोड़ो उसे ऐसा यार, लगता है। दीदी को सुन लेते, बेन को दो। मेरा एक सवाल था कि अभी आपने बोला कि कपड़ा, मकान, गाड़ी वो असीमित है, होने लगता है। हाँ, लेकिन अभी रोटी भी असीमित है, क्योंकि रोटी में भी अभी वैरायटी आ गई है। सबकी पसंद अलग है, सबकी चॉइस अलग है। कोई मैक्सिकन खाना चाहता है, कोई इटालियन खाना चाहता है, कोई इटालियन चाइनीज। खाए या मैक्सिकन खाए, चार ही खाएगा ना। हाँ, वो अलग बात है। और अभी कपड़े का मामला, जैसे मैं जब अधिकांश शिविरों में पूछता हूँ भी, एक साल में आप लोग कितने नए कपड़े खरीदते हो? पुरुष लोग बताएं, एक साल में नए कपड़े कितने खरीदते हैं? पुरुष लोग हाथ उठाएं। 4 4 4 4 5, है ना? अब बहनों से पूछूं कि नहीं पूछूं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कपड़ों को भी आंसू आते होते तो ट्रंक से, अलमारियों से आंसू ही आंसू निकलते। मेरा नंबर कब आएगा? है? आओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ बहनों से, संख्या तो मेरे तो आज तक किसी ने नहीं बताई। अब तो मैंने शिविर गिनना बंद कर दिया है, 250 के बाद गिनना बंद कर दिया था, कई साल हो गए। मैंने हो सकता है 300, 350 ये 7 दिन के शिविर लीड किए, है ना? 7 दिन, 8 दिन। अब आजकल 8 दिन करता हूँ, पहले 7 दिन करता था। आज तक एक भी शिविर में महिलाओं ने इजाज़त ही नहीं दी कि हमारे कपड़ों के बारे कोई बात करो। और आज तक पुरुषों से पूछा है तो हमेशा उन्होंने बताया है 3 और 4, हमेशा। लेकिन फिर भी अब ये बताइए कि रोटी की चर्चा करते हैं तो आवश्यकताएं निश्चित नजर आती हैं, गाड़ी, साड़ी और मोबाइल की तरफ जाते हैं तो आवश्यकताएं अनिश्चित नजर आती हैं। ऐसा क्यों है?
हाँ जी, बिटिया को दो। आगे 20 के नीचे वालों की पहले सुनते हैं। अब आपका तो जो होना था हो गया। रोटी में कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता है कि हाँ। मेरे पास ये ब्रांड की रोटी है कि ये ये धारदार बोलते हैं, ऐसा good। कुछ है। हाँ। और कपड़े में अलग वैरायटीज होती है, एक अलग बहुत सारा होता है। ये ब्रांड का है। मकान में भी ये मेरा 3 BHK, ये बंगला है, वो बंगला है। रोटी सबकी मतलब सबके लिए सेम ही होती है, उसमें ब्रांड वांड ऐसा कुछ ये नहीं। स्टेटस सिंबल क्या होता है? स्टेटस सिंबल यानी बड़े लोग अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो वो स्टेटस होता है कि मेरे पास ये एडिडास का बैग है या आओ, ऐसा कुछ एक शूज़ कहानी है। भी है। एक आदमी ने पहली बार एडिडास का शूज खरीदा। अब वो चला गया पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने के लिए। बोले कुछ भी कर, जूता जरूर आना चाहिए। बोले सर फोटो पासपोर्ट का मतलब होता है इतना। बोले मैं नहीं जानता, पैसा दूंगा नहीं, जूता नहीं आया तो। बोले सर फिर एक ही तरीका है, सर पे रख लो। तो हम सब बहुत सारी कंपनियां अपने सर पे रख के चल रहे हैं। जूता पैर में ही अच्छा लगता है, हम सब जूते सर पे रख के चल रहे हैं। किसी भारी मानसिक गरीबी के शिकार हैं। ये इस बात की सूचना है कि मेरा सम्मान मेरे पास नहीं है, मेरी पहचान मेरे पास नहीं है। कभी मैं उसको किसी कार से भरने की कोशिश करता हूँ, कभी किसी ब्रांड से भरने की कोशिश करता हूँ। मेरी मानसिक गरीबी को मैं अलग अलग तरह से व्यक्त करता हूँ। ये भरने के सारे प्रयासों के बावजूद इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। तो इससे एक क्लैरिटी हमारी बन गई कि ये स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल क्या चीज़ है? सम्मान के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो मैं 2 लाइनें लिख देता हूँ, फिर ब्रेक के लिए चलते हैं। तो एक बात समझ में आई कि सारी जिंदगी मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूं। कितने प्रतिशत लोग सामान से सम्मान की तलाश में हैं? है? तो इनका ऊपर वाला माला खाली है कि नहीं है? है? तो इन सब का ऊपर वाला माला खाली है ना? तो सामान से सम्मान की तलाश में है। अब देखिए, सम्मान की चाहत कैसी है? सीमित या असीमित? असीमित मतलब निरंतर। तो सम्मान की चाहत असीम है और वो सामान से मिलना है, इसलिए सामान की चाहत असीम है। ये लोचा समझ में आया। मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूं। सम्मान की चाहत निरंतर है, असीम है, और वो सामान से मिलता है, इसलिए कितना सामान मेरी जरूरत बन गया? सामान की निरंतरता, सारे ब्रांड है ना, जो भी कुछ मैक्सिमम हो सकता है वो सब मेरी कल्पना में स्वीकार हो जाता है। दूसरी तरफ इन सारी, देखिए वो प्रॉब्लम रोटी के साथ भी आती है, क्योंकि यहाँ मुझको नहीं पता किस तरह का कल्चर है। जब हमारे नॉर्थ में या मध्य भारत में भी देखता हूँ, जब हम शादियाँ करते हैं तो शादी में आदमी ऐसा खाना देता है। आजकल ये शादी में खाने वाला पार्ट भी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि उसमें जिस तरह का खाना और जिस तरह के बर्तन में दिया जाएगा और जिस तरह से दिया जाएगा, है ना, उस पे आप एक शादी में 1 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं, केवल खाने के ऊपर। इसका मतलब है जब रोटी के साथ भी सम्मान जुड़ जाता है
हमने ऐसा खाना दिया जो आज तक शहर में किसी ने नहीं दिया। कुछ कहना चाहते हैं? माइक। हेलो। दुनिया का सबसे बड़ा जो ये शादी का बजट है, मैं 2012 तक मैं उसमें सर्वे करता था, तो मेरे ख्याल से अभी तक में दुनिया का सबसे बड़ा बजट मोर देन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सिर्फ शादी में खर्च हिंदुस्तान में ही होता है। मेरी जानकारी में था इसलिए मैं आपको दी। जी धन्यवाद। तो एक लोचा समझ में आया, अब दूसरा लोचा भी साथ साथ पूरा कर लें। तो शरीर के साथ जो भी संसार है सारा, इस संसार का नाम सुविधा है। सुविधा है। एक तो सुविधा को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे सुविधा को हम क्या, सुविधा में क्या क्या आ जाता है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, शब्द गुजराती में चलता है। आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, और क्या बोलते हैं, रहने की सुविधा, और जन सुविधाएं, और क्लास, उसकी सब सुविधा आ गया। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, है ना। मैं जिस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, तो बेसिकली शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा में आ जाता है। शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा में आ जाता है, इसलिए प्रजनन क्रिया भी सुविधा का भाग है। तो पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें, ये सारा ही सुविधा का संसार है। तो शरीर का सारा संसार सुविधा का संसार है। गुजरात का गांव हो, सूरत हो, लंदन हो, अमेरिका हो, सुबह से लेके सारे लोग क्या काम में लगे हैं, सुविधा में लगे हैं। तो सुख का क्या होगा, सुख शांति का क्या होगा, क्या मान के चल रहे, क्या मान के चल रहे, क्या मान के चल रहे, सुविधा होने से सुख हो जाएगा। ये दूसरा लोचा। ये दूसरा लोचा। सुख शांति हम कितना चाहते हैं, सुख हम कितना चाहते हैं, असीम। और वो किससे चाहते हैं, वो सुविधा से चाहते हैं, शरीर से चाहते हैं, इसलिए ये भी असीम। कितने प्रतिशत लोग इस संसार में सामान से सम्मान की तलाश में और सुविधा से सुख की तलाश में जीते हैं? कितने प्रतिशत? 99। देखो क्या जोर से बोलता, तुमको कैसे पता? इतने बोला, अच्छा। बताइए क्या करें, उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? इतनी उल्टी पुल्टी लाइफ जी के भी हम लोग हंस लेते हैं, खुश रह लेते हैं। तो लोचा समझ में आ गया। तो लोचा ये समझ में आ गया, घूम फिर के कहानी उतनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम जिंदा रहने को ही जीना मान के चल रहे हैं, हम सामान को सम्मान मान रहे हैं। देखो क्या अद्भुत बात है। हम सुविधा को सुख मान रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग? ऑलमोस्ट ऑल।
तो आप कल्पना कीजिए कि हमको इतने हजार साल में ये भी समझ में नहीं आया कि यार खाना खाने से मेरे विचारों के कन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो रहे हैं। कितना भी पैसा हो जाने से पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं। कितना भी बड़ा पद और पैसा आने से भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, यदि हमारे पास जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितनी भी मेहनत करें, क्या मंजिल तक पहुंचेंगे? यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितनी भी मेहनत करें तो क्या जिंदगी में पहुंचेंगे, जिंदगी तक पहुंचेंगे? इसलिए बहुत इस्टेब्लिश्ड सेंटेंसेस हैं, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये बहुत स्थापित सेंटेंस है। ये बेवकूफ़ी कहाँ हो गई? यदि सामान से सम्मान की तलाश में करेंगे तो जीवन संघर्ष होगा कि नहीं होगा? सुख दुख साथ साथ होगा कि नहीं होगा? कभी अच्छा लग जाए, कभी नहीं लगेगा। यदि सुविधा से सुख की तलाश है तो क्या हम संबंध में पवित्रता से जी पाएंगे? हमारी कल्पना में दूसरा आएगा ही, फिर एक से तृप्ति होने वाली नहीं है। तो इस धरती पे सारे अपराध की जड़, सारी समस्याओं की जड़ केवल और केवल जिंदा रहने के धरातल को जीना मानना, सामान से सम्मान की तलाश करना और सुविधा से सुख की तलाश करना, जो कि असंभव है। तो समझना आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मेरा मन होगा तो समझ लूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं समझूंगा। सुखपूर्वक जीने के लिए, अपने पारिवारिक संबंधों में ठीक से जीने के लिए, अपने बच्चों को जिंदगी देने के लिए समझना आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है। ये ऑप्शनल नहीं है। हाँ, ऑप्शनल इतना ही है कि दुखी रहने के लिए आपकी चॉइस है। आप जिंदगी में आने वाले दुखों को सहन कर सकें, इसके लिए शुभकामनाएं। इतना ही कहा जा सकता है ना? तो अब ये स्थिति नहीं है कि हमारे लिए ऑप्शनल है। मैं इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं, ये ऑप्शनल है। मैं खेती करूं कि नहीं करूं, ये ऑप्शनल है। मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं, ये ऑप्शनल है। आज दोपहर में खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, ये ऑप्शनल है। मैं समझूं कि नहीं समझूं, ये ऐसे ही है कि मैं दुखी रहना चाहता हूं। दुखी रहना चाहता हूं ये आदमी बोल नहीं सकता, ये उसकी हैसियत के बाहर है। तो मैं जैसा हूं उससे बेहतर होना चाहता हूं, है ना? मैं जैसा हूं, सूत्र है, मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। और यदि ये मेरी कामना आगे आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है तो मैं जिंदगी में निराश होता हूं। तो दोस्तों, इतनी क्लैरिटी के साथ जिंदगी को कहा जा सकता है और उसको प्रैक्टिकली अप्रोच किया जा सकता है। और ये भारत में ही कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी कोने में कहा जा सकता है। ये भारत में ही कहा जा सकता है, ये भारतीयों के लिए कहा जा सकता है कि विश्व के किसी भी धरती पे कहीं भी आदमी होगा तो ऐसा ही होगा। हर जगह आदमी इतना ही होगा। तो ये समझ में आने से, ये स्वीकार होने से जो अपने भीतर एक विश्वास बुलंद होता है, एक जो जीने की समझ, और जीने की समझ के लिए जो मैं इसको पालूंगा, मैं इसको जी लूंगा, ये जो विश्वास बुलंद होता है, तो पहली बार पता चला परिवार के साथ साथ चलने के लिए कोई कार्यक्रम निकल के आया। अभी हम परिवार में कैरियर बना रहे हैं और कैरियर बनाने के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं। हम मिलके जिंदगी इवॉल्व करते हैं, हम साथ साथ जीते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई टॉपिक भी नहीं, हमारे पास साथ साथ मिलके खाना खाना है, कोई भोग करना है, जीने की जगह हमारे पास है भी नहीं।
क्योंकि जीने का कोई कंटेंट भी नहीं है। बढ़िया, ठीक हो गया। तो ये क्लैरिटी हमारी बन गई है ना। शुरू से बात उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से देख के हमारी क्लैरिटी बनती जा रही है, और फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसको आगे चलेंगे। तो खूब धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 3 बजे। नमस्कार, थैंक यू। जे भाइयों ना ऐसी खराब क्या निष्कर्ष निकला, उपलब्धि क्या हुई? ब्रेक से पहले की चर्चा से क्या आपके ध्यान में आया? ये सब चाहिए तो हम इसको, ये जो चाहिए इसके लिए हम क्या करें? तो वो जो कपड़ा है वो हेल्थ स्किन के लिए भी काफी के बेस में इसकी कुछ क्वालिटी नहीं है। बेस्ट क्वालिटी वही है जो कपड़ा आप जलाओ और वो मिट्टी बन जाए। पूरी चर्चा से मैंने पाया कि अभी तक जो भी हमारा जीवन, जैसे कि मैं चला रहा हूँ, तो सामान से सम्मान की और जाने की पूरा मेरा प्रयास है। बहुत अच्छी बात आपने हमें सिखाई। अभी तक तो एक हमारा एक गुजराती गाना है, શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું, મારી મોજમાં જીવા કરું છું। અત્યાર સુધી अभी तक मैं उसी गाने के दौर में जी रहा था। आज तक भी मैं अपने आप को देखूं या दूसरे को, शायद सामान और सुविधा के सुख में सारा सुख है ये मानकर हर किसी जमीन से मिली हुई हर चीज का आदर नहीं करना, और जो मेहनत कर रहा हो जो आदमी है वो आदमी की मैं कदर नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कहीं इसमें ऐसा लगा कि हम एक्चुअल जो आदमी वहाँ मेहनत कर रहा है उसकी भी हम कदर नहीं कर रहे कि वो कितनी मेहनत से। मेरा शौक है, डिस्कवरी चैनल बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो उसमें ज़्यादातर ये सीरियल्स आते हैं, गोल्ड कहाँ से निकलता है, कौन सी फैक्ट्री में कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से कैसे बनती है, वो सब आता है। तो मैं देखने का मेरा शौक है, तो उसमें मेरे को जरूर दिखता है कि भाई ये हर जगह मानव से ही निर्मित है, पर है तो धरती का ही। निर्मित मानव से दिखता है लेकिन है पूरा का पूरा धरती। फल भी जो देती है तो धरती से पेड़ उगा और उसके बाद ही अपने पास आता है। तो हर जगह मानव क्रांति जैसा नहीं है, लेकिन मानवों ने इसको खाने की चेष्टा की है, यूज करने की चेष्टा की है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए जो मानवता के लिए जिसमें हमारे पास मानवता होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। जो आज हमारे पास हमको अपनी मानवता की चिंता करनी चाहिए वो आज आपने करवाने के प्रयत्न किए, और अच्छा हम लग रहा है कि शायद हम उस पर थोड़ा आपके प्रयास पे हम भी अपना प्रयास जोड़ें। बढ़िया। सामान से जो हमें सम्मान की बात थी, फिर इस तरह से सुविधाओं से हमको सुख शांति की ज़रूरत था। अगर प्रकृति की सारी इकाई में अगर हम देखा जाए और हमारी परंपरा को भी साथ में देखना चाहिए, तो मुझे लग रहा है जहाँ तक हम किसान थे या गांव में रहते थे तब तक ये सारी चीज़ों को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो हर फार्मर जो लेता है वैसे ही देता है। जैसे अर्बनाइजेशन शुरू हुआ उसके बाद ये कड़ी जो है वो ज़्यादा टूटी, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आज एक तो पूरा मूल्य समझ में आया, दूसरा श्रमजीवी समुदाय जो है और आज हम जो देते हैं वो श्रम का मूल्य देते हैं, तो उसके प्रति एक सम्मान का भाव बढ़ा। तो मुझे लग रहा है कि हमें एक उपकार विधि का एहसास हुआ। बहुत गुड। और बहनें, इसका मतलब ये हुआ कि फिर सुख क्या है। तो अभी तक हमने जितनी चर्चा की उससे ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि समाधान बराबर सुख। नाम पे आपकी मुट्ठी में क्या आया? सुख के नाम पे समाधान बराबर सुख के नाम पे आपकी मुट्ठी में क्या आया? कुछ ठोस कहने को है? बोलिए।
बोलिए। तब तक लोग अपना अपना 2-4 लाइन लिखना चाहें कॉपी में लिखिए, जिनको बोलना है बोलिए। समाधान बराबर सुख के नाम पे आपकी झोली में क्या आया, क्या सुनने से आपको ऐसा लगा कि हाँ अच्छा लगा, और कोई लंबी संभावना हमको दिखाई दे रही है। समाधान बराबर सुख कैसे आपको फील हो रहा है? माइक। दूसरों की अयोग्यता से जो हम प्रभावित होते हैं, एक बहुत टचिंग चीज़ है कि देखते हैं अंदर, जांचते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऐसी एक भी चीज़ नहीं है कि हम कंपैरिजन नहीं करते। हम कंपैरिजन करके ही हमारा और बच्चों का जो भी कौन सी स्कूल में पढ़ाना, क्या पहनना, क्या नहीं करना, वो सब वैसा ही चलता है। अंदर देखते हैं तो हल जाते हैं कि भाई क्या हम कर रहे हैं। बहुत मतलब कि ये एक चीज़ ऐसी है। और दूसरी चीज़ है कि हम सामान से ही सम्मान पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पूरा मतलब वैसा ही चल रहा है, बहुत गौर से अंदर से देखें तो वैसा ही चलता है। और सुख शांति भी पाने के लिए हम सुविधा के पीछे दौड़ रहे हैं। सुख सुविधा भी निरंतर चाहिए, तो उसके लिए वहाँ भी असीम प्रयत्न सुविधा के करते हैं, और सामान के लिए भी प्रयत्न करते ही रहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले। तो ये चीज़ ऐसी है। और फिर हम दुख के लिए भी संकल्पित है, पूरा कोशिश वहाँ ही करते हैं जिंदा रहने के लिए। दुखी होके रहूँगा। हाँ, दुखी होके रहूँगा। रूप है, बल है, धन है, पद है, बराबर सब विषयों को तृप्त करने के लिए 5 इंद्रियों का मतलब ये सब पूरी साइकिल मेहनत जिंदा रहने के लिए वही संकल्पित के लिए ही है, दुखी संकल्पित। तो ये सब चीज़ ऐसी है कि इससे ध्यान जा रहा है कि भाई सही में हमें जीने के लिए जो समझ को बढ़ानी है, और उसके लिए मतलब जो निरंतर, और वो ऐसी चीज़ है कि वो हमें खुद को करनी है, और खुद के अभ्यास के बिना ये नहीं हो पाएगी। तो ये पकड़ में धीरे धीरे आ रहा है। बहुत सुखद। इसके साथ ऐड करूंगी कि स्वीकार भाव में रहना, हर एक परिस्थिति सिचुएशन को जितना ज़्यादा स्वीकार कर सके तो वो सुख की तरफ ले जाएगा। वो कैसे क्या वो आप अब सिखा रहे हो। लेकिन देखो ये भी एक समझ में आता है कि मतलब इसमें बारीक तार है। एक तो ये कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि जब मेरा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा हेल्दी होता है, थोड़ा देखिए हम खुश होते हैं तो बच्चा कोई छोटी मोटी हरकत करता है तो हम हंस के टाल देते हैं। हम अंदर से नाराज होते हैं तो बिना ही बात के भी मार सकते हैं। अंदर से बहुत खुश हैं तो आपस में दूसरे की गलतियों को हम बहुत आराम से पचा लेते हैं। कई बार घर में लगता है कि यार बात तो कुछ हुई नहीं थी, फायरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, समझ में ही नहीं आया, तो पता चला पुराना हिसाब किताब सेटल हो रहा है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि यदि सामने वाला गलती कर भी रहा है या गलती हो भी रही है तो मानव को स्वीकार करना और गलती को अस्वीकार करना ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। जैसे अपना बच्चा गलती करता है, अपने गुस्सा नहीं आता है क्योंकि हम अपने बच्चे को स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए गलती को पचा लेते हैं। लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो वहाँ पे हमको मानव ही स्वीकार, संबंध नहीं है तो पूरा का पूरा मानव ही रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि मानव के साथ में संबंध समझ में आएगा और यदि आदमी के इवोल्यूशन की जर्नी समझ में आएगी, मैं गलतियों से कैसे मुक्त हुआ हूँ उस पर ध्यान जाएगा, मैंने कितने लंबे समय तक विचारों में कितनी गलतियाँ की हैं, है ना, उस पर ध्यान जाएगा। और यदि उसके बावजूद भी नेचर में मुझको कितनी उपलब्धियाँ हुई हैं उस पर ध्यान जाएगा तो पता चलेगा। और ख़ास करके जब हमको किसी बड़े आदमी के साथ मतलब ज्ञानी पुरुष के साथ, किसी ज्ञान संपन्न आदमी के साथ जीने का मौका मिलता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है फिर भी हमको सम्मान देता है। तो ये पता चलता है कि यार एक आदमी
हमारी सारी गलतियों को पहचानता है, फिर भी हमको कितना सपोर्ट करता है। तो ये कुछ बड़े दिल का काम है। तो अभी की स्थितियों में हमारी खुशी ये है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं। तो दूसरों से आगे निकलना बड़ा काम है, या दूसरों से आगे निकलने का नाम बड़ा होना है, या दूसरों को आगे बढ़ाने की योग्यता का नाम बड़ा होना है? दूसरों से आगे बढ़ना है या दूसरों को आगे बढ़ाना है? पूरी दुनिया बदल जाती है, इतने में पूरी दुनिया बदल जाती है। दूसरों से आगे बढ़ना है या दूसरों को आगे बढ़ाना है? जब मैं दूसरों को आगे बढ़ाने की सोचता हूँ तो मैं पीछे रह जाता हूँ क्या? जब भी मैं दूसरों को आगे बढ़ाने की सोचता हूँ तो मुझको 10 कदम आगे पहले होना पड़ता है। यदि 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो मेरे को 10th में होना ही पड़ेगा। तो इससे मेरी गति और बढ़ती है, मेरी उपलब्धियाँ और बढ़ती हैं, मेरी गति इससे कम नहीं होती है। तो इस तरह से ये विचार ही है जो हर जगह हमारा मार्गदर्शन करता है, छोटेपन से मुक्त करता है, नेगेटिव कंपैरिजन से मुक्त करता है, सकारात्मक तरीके से जीने का रास्ता प्रशस्त करता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो अपने उसके मूल में हमारी कोई दृष्टि है। दृष्टि 2 ही हैं, जीव चेतना की दृष्टि है और मानव चेतना की दृष्टि है। तो इससे ये समझ में आया कि समाधान बराबर सुख का मतलब है, इसका इतना ही मतलब हुआ कि क्यों जीना है, कैसे जीना है ना? मुझको अपने जीने को लेके क्लैरिटी है, इसका इतना ही मतलब है, इसका इतना ही मतलब है। संसार क्या है, मैं क्या हूँ, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, बस इतना ही काम है। इसका नाम सुख है। बढ़िया। इसका नाम सुख है। ये सुख किसी पे निर्भर नहीं है। ये सुख किसी के दूसरे के पाने से मेरे सुखी होने की संभावना बढ़ती है कि घटती है? यदि दूसरा पा लेता है तो मेरे सुखी होने की संभावना बढ़ती है ना, क्योंकि उससे मेरे को सहयोग ही मिलने वाला है। और दूसरा पा लेता है तो मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, यार ये समझ सकता है तो मैं भी समझ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि यदि समाधान बराबर सुख है तो सम्मान क्या है? तो सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? अब नहीं बोले तो शिविर बंद है। हाँ, माइक। सम्मान यानी हेलो, हाँ, अपने आप में जीने की एक समझ, वो तो सुख है। हाँ, कथा नहीं सुनते रहना। सम्मान क्या है? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि सम्मान क्या है? हाथ उठाओ। सम्मान नहीं समझ में आ रहा है। समानता ये सुख क्या है? कितने लोगों को सम्मान समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। सम्मान समझ में आ रहा है? समानता ये सुख। हेलो सर। ओए ओए ओए। हेलो। बोर्ड के साथ साथ चलो, एक एक शब्द के साथ चलो। ईंट पे ईंट रख के मकान बनता है, एक एक लॉजिक के बाद दूसरा लॉजिक आता है, उसको पकड़े रहो। नहीं तो ऐसे ही होगा, सुनने में अच्छा लगा वो 7 दिन कथा, है ना? यदि समाधान बराबर सुख है तो सम्मान क्या है?
माइक हेलो माइक हाथ उठाओ ना। हाँ जी, आप बोलो, आपको बोलना है तो। हाँ सर, सम्मान यानी जो समानता है वो तो आप पुरानी डेफिनेशन बोल रहे हो, अभी तो दूसरे आगे निकल आए हैं। अभी बताओ आगे बोर्ड पे। जो सम्मान है, हाँ। जो जिसका है वैसा ही उसको स्वीकार लेना, यही सम्मान है। दूसरे को सर जी आप यहाँ सामने। हाँ। सम्मान मेरा नहीं, मेरे सामने वाले का, हर किसी का सम्मान जो मेरे सुख में भागीदार हो मेरा सके। मेरा सम्मान, मेरा खुद का तो सम्मान मैं करूंगा ही, मैं सामने का सम्मान करूंगा तभी मेरे को सम्मान मिलेगा। नहीं, सामने वाला मेरा सम्मान कब करेगा? जब मैं उनका सम्मान करूंगा। वही है, राम का घर श्याम के सामने, दोनों को आमने सामने ढूंढोगे तो ना राम का मिलेगा ना श्याम का मिलेगा। खुद में अपना विश्वास होना वो सम्मान होगा। खुद में विश्वास होना वो सेल्फ रेस्पेक्ट है। दूसरा मेरा सम्मान कब करेगा? खुद में माइक दो, इधर माइक दो। दूसरों के सुख में उपयोगी होना। लिख लीजिए ये लाइनें। 24 घंटे ये सूत्र हमारे भीतर काम करता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। 24 घंटे ये सूत्र हमारे सर पे सवार ही रहता है, पूरी दुनिया के सभी लोगों के सर पे सवार रहता है। चूंकि जिंदा रहने के धरातल पर हम जीते हैं, तो अभी पैसा कमाने को, पद पाने को अपना महत्व मानते हैं, अपने शरीर को अपना महत्व मानते हैं। इसलिए मैं कैसा दिखता हूँ, मैं काफ़ी सारा दूसरों से आगे निकल जाने को अपना महत्व मानते हैं। क्योंकि अभी तक इस सूत्र अपनी जगह काम करता है हमेशा। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, ये सूत्र है। अब यदि मैं जिंदा रहने के धरातल पर हूँ, तो ये सूत्र अपने आप जिंदा रहने के धरातल पर लग जाता है। तो जिंदा रहने के धरातल पर रूप बल धन पद से अपनी पहचान को सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ, जो कि सफल नहीं है ना। सामान से सम्मान, सुविधा से सुख। अभी समझ में आया कि मैं समाधान से मैं सुखी होता हूँ, और मैं ही सुखी होना चाहता हूँ कि सभी सुखी होना चाहते हैं? सभी सुखी होना चाहते हैं। तो मैं दूसरों के सुखी होने में उपयोगी हो जाता हूँ, मैं दूसरों के सुखी होने में सहयोगी हो जाता हूँ। ये मेरी उपयोगिता है, ये मेरा महत्व है। तो हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मैं दूसरों के सुखी होने में उपयोगी हो गया हूँ, ये मेरा महत्व है, यही मेरा सम्मान है। तो समाधान बराबर सुखी होना और दूसरों के सुखी होने में उपयोगी होना, है ना। दूसरों के, भाई दूसरा कोई आपका सम्मान क्यों करे? दूसरों के सुखी होने में सहयोगी होना, इसका नाम सम्मान है। समाधान बराबर सुख होना, समाधान बराबर सुख होने से मैं स्वयं का सम्मान कर पाता हूं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लेकिन दूसरे मेरा सम्मान क्यों करें? मैंने क्या दे दिया उनको? आज हजारों साल बाद हम राम, कृष्ण, बुद्ध हमने देखा भी नहीं, उन्होंने हमारे कुछ के लिए कुछ किया डायरेक्टली, हमको पता भी नहीं। लेकिन हजारों साल बाद भी हमको अपने परदादा का नाम पता नहीं है, और कईयों तो को अपने दादाजी का भी हो सकता है भूल गए होंगे। लेकिन हमको राम, कृष्ण, बुद्ध का नाम आज भी याद है, आज भी हम उनकी पूजा करते हैं या उनको सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? है तो उनके प्रति हमारी ये धारणा है, स्वीकृति है कि वो सुखी लोग थे, उन्होंने सुख को पाया और दूसरों को उपलब्ध कराया। तो समाधान से सुखी होना और दूसरों को समाधान से सुखी होना सुख है, और दूसरों की जिंदगी में समाधान उपलब्ध कराना, यही मेरा सम्मान है ना। बाकी खाना पीना कितना बढ़िया। अभी पता चला सम्मानित होने के लिए वस्तु का जरूरत नहीं है, या वस्तु की उतनी जरूरत नहीं है जितना हम मानते हैं। भाई कितने लोगों को आप वस्तु बांट दोगे? भौतिक वस्तु से आप कितने लोगों को सहयोग कर सकते हो? और बिना समझ के जितने लोगों को हमने भौतिक वस्तु से सहयोग किया, किसी का पेट भरेगा? है ना।
हमने सारी जिंदगी अपनों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, लास्ट में सबसे लड़ाई होती है, एक नहीं बचता। सारी जिंदगी अपने ही परिवार में अपना तन मन धन हमने सबके लिए लगाया है और लास्ट में सबसे लड़ाई होती है। ये घर में देख के समझ में नहीं आ रहा है। और रामकृष्ण बुद्ध ने किसी ने दूसरे के घर में साधन नहीं दिए, है ना, और हम आज भी उनका सम्मान कर, रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं। उनने तो हमको कोई साधन नहीं दिया, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं दिया, अब इनडायरेक्टली दिए होंगे अपने को पता नहीं। तो साधन सम्मान का आधार नहीं बना, तो साधन सम्मान का आधार बना या समाधान सम्मान का आधार बना? तो इतनी सी बात है। तो समाधान पूर्वक सुखी होना, दूसरे की जिंदगी में समाधान उपलब्ध कराना, ये मेरा सम्मान है। दोस्तों, इस क्रम में इस बात पे हमारा ध्यान चला गया, यदि सम्मान, अब यदि सुख उपलब्ध हो गया, यदि समाधान से सुख उपलब्ध हो गया और दूसरों की जिंदगी में सुख उपलब्ध करा के हम सम्मानित हो गए, ठीक है, हम स्वयं में सम्मानित रहते ही हैं। समाधान बराबर सुख होने से हम स्वयं में सम्मानित रहते ही हैं। दूसरे के सम्मान की उस कदर निर्भरता नहीं रहती है जैसी अभी गरीबी रहती है ना। अभी तो कैसा रहता है, मेरी शक्ल के नाम पे दे दे, वो स्टेशन पे भिखारी नहीं रहता, अल्लाह के नाम पे दे दे, वो भौतिक वाली भीख मांगता है, वो पैसा मांगता है। हम कैसा मांगते हैं, मेरी शक्ल के नाम पे दे दे, मेरी शर्ट के नाम पे दे दे, मेरी डिग्री के नाम पे दे दे, अब मेरी गाड़ी देख ले, अब मेरा मकान देख ले, किसी तरह तो दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। ये मानसिक भिखारीपन है। कैसा लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा है? पीछे वालों ठीक लग रहा है? कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माइक। हम लोग देने के वेश में लेने के लिए निकले हुए लोग हैं। हम लोग देने के वेश में लेने के लिए निकले हुए लोग हैं। कभी माँ बाप के नाम पे बताया कि हम देने के लिए निकले हैं, कभी टीचर के नाम पे घोषणा की हम देने के लिए निकले हैं, कभी समाज सेवा के नाम पे घोषणा की कि हम देने के लिए निकले हैं, कभी है ना राजनेता के नाम पे घोषणा की कि हम देने के लिए निकले हैं, कभी अधिकारी के नाम पे घोषणा की कि हम सेवक हैं। लेकिन अपने दिल से पूछ के देखो कि हम वाकई में देने के लिए निकले हुए लोग हैं कि लेने की तलाश में निकले हुए लोग। ये क्यों आने वाली पीढ़ी हमारा इज्जत नहीं कर पा रही है? क्यों अपने ही बच्चे हमारा इज्जत नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो पहचान रहे हैं कि यार जैसा तुम घोषणा कर रहे हो तुम्हारे कर्म वैसे नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी। तो फिर ये जो आज कल ज़्यादा सोशल मीडिया का ये जो चलन है, सोशल मीडिया, तो एक तरह से वो भी गलत ही है ना? मतलब कंटेंट देखना पड़ेगा। देखो, मीडिया तो गलत नहीं होता, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, सहायक है। हाँ। उसमें मटेरियल क्या डाल रहे हैं, और डालने वाले की अपनी प्रॉब्लम है, देखने वाले की अपनी प्रॉब्लम है। अब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का टाइम इतना फालतू है कि वो इस पे ही गुजारा जा सकता है, तो आप गुजारिए, आपकी मौज है। और 50 साल उसके बाद निपट लोगे, है ना। हमको लगता है यार उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं 1 लाख लोगों के साथ में डायरेक्ट बात कर चुका हूँ और लगभग 4 राज्यों में काम करता हूँ। मेरे पास सूचना का एक भी मेरे बैग में एक कागज़ नहीं मिलेगा। मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। इंटरनेट पे केवल कभी न्यूज़, वो भी हेडलाइंस देख लिया तो देख लिया। मेरा मोबाइल कोई भी चेक कर सकता है, ठीक। तो मेरे पास सूचना की कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं व्हाट्सएप इसलिए नहीं रखता कि उसके बाद इतना मटेरियल आएगा कि मैं उसको देखते देखते पागल हो जाऊंगा। और आपको अपने मन को संभालने में मेहनत लगता है। ये कचरे को देख के अपना मन खराब करने के लिए किसके पास टाइम है? मन को ऊंचा उठा के रखना श्रम लगता है, गिराने में कितनी देर लगती है? कचरा देखो नीचे गिर जाता है, बहुत कम फटाक। फिर दोबारा उसको उठाओ।
जिनको उठाने का वो क्या है ना, आदमी गंदगी में कुछ देर बैठे रहो ना, फिर बदबू आना बंद हो जाती है। साफ वातावरण से आओ तो आपको लगता है कि हाँ बदबू आ रही है यहाँ, 1 घंटा वहीं बैठे रहो तो बदबू आना बंद हो जाता है। तो हम सब एक ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहाँ हमको अब उस बदबू की आदत हो गई है। एक देखा, इसको पास कर दिया, उसको पास कर दिया, आपका टाइम पास हो रहा है क्योंकि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो कम से कम टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ मिल गई है। एक थोड़ी सी कठोर बात बोल दूं, सुनोगे? जिनके पास जीने का कोई पर्पस नहीं है, मनोरंजन उनकी मजबूरी है। अपना शरीर खर्च करो, अपना पैसा खर्च करो, अपना समय खर्च करो और दुखी हो, इसका नाम मनोरंजन है। है? सही है? ये बात अब तब आपको कहने में दम भी लगता है और आपको वो उसका वजन भी बनता है ना? भाई पिछले 18 साल से मैं एक क्षण के लिए भी कभी बोर हुआ मेरे को याद नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा शिविर में और भीड़ में रहता हूँ, जब यहाँ नहीं रहता हूँ तो फिर बहुत अकेला ही रहता हूँ। तो आपको अकेला भी उतना अच्छा लगे, सबके साथ हैं तो भी अच्छा लगे, कोई निर्भरता उस तरह की नहीं हो। तो जब आपके पास कोई पर्पस होता है, जिंदगी का कोई पर्पस होता है, वो पर्पस आपके भीतर गुनगुनाते रहता है। उस पर्पस को सार्थक करने के लिए, उस पर्पस को सफल करने के लिए 24 घंटे मन उसी में लगा रहता है। किसको फुर्सत है फिर मनोरंजन की? मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। और उसी पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं परिवार में। चलो यहाँ चलना है, दूसरा कहता नहीं चलना है, चलो हो गया। लगता फोटो खींचो, बोले ध्यान नहीं दिया, बोले चलो हो गया। भाभी जी बोल रही है तुमको घर चल के बताऊंगी। बहुत पति पत्नी का भी कथा कैसा है ना, गजब का रिश्ता। हाँ बहुत मनोरंजन। मतलब एक बार शादी कर लो फिर बोर होने का तो टाइम मिलेगा ही नहीं आपको। एक दूसरे की जान लिए रहते, चांस मिला टूट पड़े। चलिए कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? तो ये समझ में आ गया। तो यदि ये समझ में आ गया कि सम्मान से, समाधान से सुख है, तो अपनी जिंदगी का ये दो फीता जिसने काट दिया वो चीफ गेस्ट बन गया। तो सुविधा से सुख का फीता काट दिया और सामान से सम्मान का फीता कट गया। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये जिंदगी में जिसको समझ में आ गया, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। निरंतर सुख और निरंतर सम्मान ये इधर से आता है, ये इधर से आता है। इनका आपस, जब सुविधा की बात कर रहे हैं तो क्षणिक सुख उसमें है ही है, इसलिए उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। सुविधा में क्षणिक सुख है ही है।
लेकिन किसी क्षणिक सुख की औकात नहीं है कि वो निरंतर हो जाए। ये निरंतरता कुछ अलग दुनिया है। तो अब ये हमको समझ में आता है कि यदि अब ये हमारी क्लैरिटी बन गई तो 4 सूत्र यहाँ से निकलते हैं। नंबर 1, समाधान बराबर सुख। नंबर 2, इसको निकालने के पहले थोड़ी सी चर्चा और कर लें। यदि ये क्लैरिटी हमारी बन गई, यदि ये क्लैरिटी हमारी बन गई तो क्या हुआ? अब आवश्यकताओं की बात कर सकते हैं। यदि एक मानव को देखें तो भोजन की आवश्यकता के रूप में वो क्या लेता है? डेटा ये कहता है कि लगभग 400 ग्राम भोजन एक व्यक्ति लेता है। उसको पर डे 1 kg माना जाए, इंटू 360 डेज माना जाए, इंटू 80 ईयर्स माना जाए, पहले चला गया तो बचेगा। अरे नहीं बचेगा? हाँ बचेगा ही, पहले चला गया तो बचेगा। तो कितना क्विंटल होगा? लगभग वो 300 कुछ आता है, 320 क्विंटल के आसपास, देख लीजिए कुछ कम ज़्यादा होगा तो। यदि मकान देखें तो अपने अपने मकान देखें और पर हेड रूफ एरिया निकालें। जितने लोग घर में रहते हैं और जितना रूफ एरिया है उसको डिवाइड करें, देखिए क्या निकलता है। अपने अपने घरों के साइज देखें। है लगभग सिटी में 300-400 स्क्वायर फीट के आसपास आता है और गांव में 1000 स्क्वायर फीट से कम नहीं आता है। तो सिटी में काफ़ी गरीबी है। सिटी में क्या कबूतर खाने, वो एक बिल्डिंग बनी रहेगी वो 100 माले की, उसमें डब्बा 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 डब्बा। और यदि कपड़े की बात करें तो जैसा पुरुषों ने कहा 3 से 4 जोड़ी इंटू 80 ईयर्स, पहले चला गया तो बचेगा। तो ऐसे देखते हैं ना तो आवश्यकता ज़्यादा, आज भी हमारी आवश्यकता हमको ज़्यादा परेशान कहाँ कर रही है। आप देखो किचन में कितना खर्चा है। यदि पड़ोसियों को चमकाना नहीं है, अरे यार यदि पड़ोसियों को चमकाना नहीं है, उसके बाद देखो आप खर्चा किस बात का है। 2 खर्चे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। एक तो ये जो लोगों ने जो सब कुछ बाजार बना दिया और ये जो शोषण की मानसिकता है। देखिए साउथ में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जो एलोपैथी में ही बहुत सस्ता इलाज कर रहे हैं और उनकी अपनी ऑथेंटिसिटी है। तो जिस तरह का एजुकेशन और हेल्थ को हमने व्यापार बनाया है, उसमें काफ़ी बड़ा खर्चा हमने खड़ा कर दिया है। ये 2 खर्चे हमारे, अदरवाइज हमारे, और जो मकान और शादी जो दूसरों को चमकाने वाला जुगाड़ है, इसमें हमारा बड़ा खर्चा है। तो 2 बड़े खर्चे हैं जो हमको दूसरों को अपने कॉम्प्लेक्स की वजह से, जो हमको दूसरों को चमकाना है स्टेटस सिंबल के नाम पे, मकान और शादी, ये 2 बड़े खर्चे हैं। अव्यवस्थित मानसिकता की वजह से हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को बाजार बनाया है, उसमें 2 बड़े खर्चे हैं।
और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमको दिखावा जितना करना है स्टेटस सिंबल के नाम पे, सामान से सम्मान की तलाश में, ज़्यादा खर्चे हमारे वो हैं। यदि एक बार दूसरों को चमकाने की, दूसरों से प्रभावित होने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप पाएंगे कि आज भी खर्चे उतने बड़े नहीं हैं। क्या लगता है, कितने लोगों की सहमति है? यदि मैं ऐसे पूछूं तो आप बताइए कि यदि कपड़ों को हम सम्मान से ना जोड़ें, कपड़ों को हम स्टेटस से ना जोड़ें, तो कितने लोगों के पास इतने कपड़े हैं कि इस शरीर यात्रा में और खरीदने नहीं पड़ेंगे बल्कि किसी को देने पड़ेंगे? ऑलरेडी हमारे पास इतने कपड़े हैं। यदि पड़ोसियों को चमकाने की जरूरत खत्म हो जाए, यदि कपड़ा मेरे पहनने के लिए है, उसमें से भी आपको अच्छा लगने वाला काम को पूरा कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सादगी से जीना है और आज के बाद वाइट ही पहनना है, बल्कि वाइट पहनने का खर्चा ज़्यादा है। तो यदि ऐसा सब हमारा ध्यान चला जाता है तो आप पाएंगे, अभी भी आप देख लीजिए कि यदि आपकी गाड़ी आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे में से वो कितने घंटे यूज हो रही है, तो कितने घंटे वो हमारी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है? हो सकता है 90%। मोबाइल 24 घंटे काम करता है, लेकिन यदि हम टॉक टाइम देखें, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको छोड़ दें, जिनकी शादी नहीं हुई है और अफेयर चल रहा है उनको छोड़ दें, तो यदि टॉक टाइम ऐप देखेंगे तो दिन में 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा शायद नहीं निकलेगा। तो 96% आपका मोबाइल आपकी आवश्यकता से ज़्यादा है। यदि घरों को देखेंगे और घर में जितने कमरे हैं और उनकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे, तो हो सकता है आपका घर आपकी आवश्यकता से कितना, ड्राइंग रूम तो बेचारा रोता ही रहता होगा, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। बेडरूम में गए 8 घंटे 6 घंटे सो के निकल गए, उसके बाद वो भी दिन भर खाली ही रहता है। यदि इस तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि आज और अभी कितने लोगों को लगता है कि घर आज और अभी, यदि पड़ोसियों को चमकाना नहीं है तो घर आज और अभी मेरी आवश्यकता से कम है कि ज़्यादा है? बल्कि हम में से हो सकता है अधिकांश लोगों के एक से अधिक घर हैं। आज राज खोल देते हैं, कितने लोगों के एक से अधिक घर हैं? एक फ्लैट कहीं ले रखा है, एक और मकान कहीं ले रखा है, ठीक, बाकी लोग बता नहीं रहे हैं। तो पता चलेगा कि घर हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है। यदि हमारे घर में कहूँ तो हम 8 लोग हैं, मम्मी चली गई, पापा हैं, हम 2 भाई हैं, दोनों के एक एक बेटा है, ठीक, एक बेटे की शादी हो गई है, तो माँ चली गई है, एक बहू आ गई है, तो मिला के फिर से 8, ठीक। तो ये 8 लोग 4 राज्यों में 6 जगह रहते हैं। एक परिवार के 8 लोग 4 राज्यों में रहते हैं और 4 राज्यों में भी 6 जगह रहते हैं। अब कितने घर बनाए होंगे? अब घर ही बना रहे सब जगह। जो लोग हापुड़ गए हैं उन्होंने देखा एक घर गांव में गिर गया, वहां कोई रहता नहीं है। वेस्टर्न यूपी में 2 घर होते हैं गांव में, एक होता है घर, एक होता है घेर। घर में महिलाएं और छोटे बच्चे रहते हैं 5 साल के नीचे, पहले थी परंपरा, अब तो धीरे धीरे टूट रही है। घेर का मतलब जहां पशु और पुरुष और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और बाहर का मेहमान आता है तो वो कोई भी घर में डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले वो घेर में आएगा, फिर उसका लेवल चेक होता है कि घर में जाएगा कि वो घर से उसका खाना आएगा, कौन कितना नज़दीक होता है उसके हिसाब से। तो अधिकांश लोगों के घर खाली हो गए हैं क्योंकि अधिकांश लोग दिल्ली निकल आए हैं। तो एक घर गांव में गिर गया है, एक मकान गांव में और बड़ा है, एक मकान और बड़ा है जहां हम शिविर करते हैं, एक मकान हमारा दिल्ली में है, एक मकान रायपुर में है ना, एक बेटा गुड़गांव में रहता है ना, ऐसे करके सब फैले हुए हैं।
तो जिंदगी की बड़ी ताकत तो वो है जो मकान बनाने में लग रही है। फिर एक मकान तो बना ही लिया है, एक आध फ्लैट और ले लेते हैं, वो एडिशनल बना ही रहता है। तो देखे तो आदमी जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है। फिर एक बेटे की नौकरी लग जाती है नोएडा में या मुंबई में, वो 2 करोड़ का फ्लैट ले लेता है और सारी जिंदगी उसकी किस्तें पटाता है। ऐसी कहानी चल रही है। जबकि वो मकान घर में पहले से एक्स्ट्रा था, घर में खाने को पहले से था कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी की तलाश की दौड़ है जो हमको लगातार बाहर दौड़ाती है। तो इसका मतलब है कि यदि हमारे को समझ में ये कंक्लूड होता है कि वाकई में समाधान बराबर सुख है, दूसरों की ज़िंदगी में समाधान उपलब्ध करा देना सम्मान है, तो पहली बार ये समझ में आता है कि अब घर मेरी आवश्यकता से कम है कि ज़्यादा है, कपड़े मेरी आवश्यकता से कम है कि ज़्यादा है। गाड़ी के बारे में मैं सोच रहा होता हूँ, पड़ोसी ने तो बदल दी और मैं कब बदलूँ। फिर शिविर करके समझ में आता है यार गाड़ी तो ठीक ही है। तो एक एक शिविर से लोग लाखों कमाते हैं। पुणे में मैंने एक शिविर किया था, है ना, वो वहाँ एक शिविर किया था, वो जो क्या है, वो जहाँ सारे सेलिब्रिटीज के बंगले हैं, लोनावाला में था। लोनावाला में वो एक कॉलोनी है प्राइवेट, एम्बी वैली में एक शिविर किया था। वहाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ पुणे और मुंबई के रईस लोगों ने अपने बड़े बड़े मकान बनाए हैं और वहाँ यदि कोई उसको कॉलोनी को घूमना चाहता है तो पर डे का 25,000 का फीस है ना। फिर वहाँ होटल है, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, एक तालाब सा है, उसमें कुछ शो दिखाते रहते हैं। तो वहाँ रहता कौन है? तो इन सब ने अपने मानसिक सुकून की तलाश में एम्बी वैली में घर बनाए। तो पहले वीकली आते थे, फिर मंथली आने लगे, फिर 3 महीने में आने लगे, आजकल 6 महीने में आते हैं। तो कोई नौकर यूपी बिहार कहीं से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, वो नौकर ही उनके घरों में रहते हैं। तो एम्बी वैली में नौकरों की संख्या ज़्यादा है। वो लोग वहाँ मौज कर रहे हैं। असली मालिक वो हैं कि जिनका मकान, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिसेबल नहीं है। आप लगातार वीकेंड में जाके 100 किलोमीटर केवल रहने के लिए, रात गुजारने के लिए जाओ, वो शुरू में अच्छा लगता है, उसके बाद में लगता है यार ठीक ही तो है। तो इस तरह की अब सोचिए, वो एक बंगला 200 करोड़ का बोलते हैं, 200 करोड़ का बंगला है, कोई 300 करोड़ का बंगला है, इस टाइप की बात करते हैं। जो भी वहाँ की महंगाई होगी, जो भी वहाँ का कुल मिला के मकान ही तो है ना। लेकिन अपने भीतर का कॉम्प्लेक्स हमसे क्या क्या करवाता है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट कराता है, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया होगा, उसके लिए हमने कितने लोगों को परेशान किया होगा। जब सारी पीछे की कहानी को देखते हैं तो एक अपने मानसिक सुकून की तलाश में या अपने अहंकार के पोषण की तलाश में उपयोगिता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि केवल अपने मानसिक सुकून या अपने अहंकार के पोषण की तलाश में ये सब हम करते हैं तो उसमें हमारा ज़िंदगी का कितना बड़ा श्रम लगता है और लास्ट में निकल के कुछ बहुत आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक हमारी क्लैरिटी बनती है कि मामला लंबा चौड़ा नहीं है। तो क्या किया है हमने, जीवन की आवश्यकता को, जब सामान की आवश्यकता को सम्मान से भरने जाते हैं तो अनलिमिटेड हो जाता है, सुख की आवश्यकता को सुविधा से भरने जाते हैं तो अनलिमिटेड हो जाता है, और इसमें हमने बहुत सारा मामला फैलाया है। एक बार ये क्लैरिटी बनती है कि सामान, तो पता चलता है कि मामला बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, है ना, मामला बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तो आवश्यकताएं हमको कभी परेशान नहीं कर रही हैं। तो फिर बहुत क्लैरिटी के साथ में निकल के आता है कि यदि ये दोनों रिबन कट गए तो फिर उसके बाद हमारी आवश्यकताएं बहुत क्लियरली समझ में आती है। तो समाधान बराबर सुख है, ये समझ में आ जाता है, और समाधान से सुख और श्रम से समृद्धि। ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 सूत्र हैं, समाधान से सुख, श्रम से समृद्धि, सुविधा से सुख नहीं, सुविधा से सुख नहीं, और सुख से
सुविधा नहीं।